नमस्कार मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर साथियों, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बड़े सौभाग्यशाली हैं आप कि असिस्टेंट प्रोफेसर की ये भर्ती निकली है। बड़े लंबे समय के बाद में निकलती है और चूंकि आपने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और उस लक्ष्य की पूर्ति का समय अब आ गया है। चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वालिफ़िकेशन है वो तो आपने पहले से ही अर्जित कर रखी है, लेकिन उस क्वालिफ़िकेशन को अर्जित करने के साथ साथ में अब आप इस एग्ज़ाम को पास करके और जो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उसका समय आ गया है। मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के साथ में संवाद करने का मुझे अवसर मिला है। आज मैं आपसे जो बातचीत करने वाला हूँ वो बातचीत ये जो पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी निकली है और ये वैकेंसी निकली है आपके उत्तर प्रदेश में। चूँकि बहुत लंबे समय से आप इसका इंतज़ार कर रहे थे और अब वो समय आ गया है जब आप तैयारी करके आपने जो एम निर्धारित कर रखा है, जो उद्देश्य आपने निर्धारित कर रखा है, उस उद्देश्य को प्राप्त करें। मैं विनोद कुमार गुप्ता जेनिथ ई क्लासेज के प्लेटफॉर्म से आपका इस परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि देखिए, सबसे पहली बात यह होती है कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें पास होने के लिए ज़रूरी है कि हम सही दिशा में और सही मार्गदर्शन के अनुसार तैयारी करें। अगर उचित मार्गदर्शन नहीं होगा या मार्गदर्शन के अभाव में हम मेहनत तो खूब करेंगे, लेकिन जो आशावादी परिणाम हैं उन परिणामों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा प्रयास एक उचित दिशा में हो या जिस रास्ते पर हमको चलना चाहिए उस रास्ते का हमें ज्ञान हो। अन्यथा हम रास्ता भटक जाएंगे, हमारे सामने कई रास्ते दिखाई देंगे और कौन से रास्ते पर हमको चढ़ना है ये हमको पता नहीं होगा। चूँकि मैं चाहता हूँ कि ये जो सिलेबस है जो कि आपके चयन बोर्ड के द्वारा या आपका जो ये सर्विस कमीशन है इस कमीशन के द्वारा जारी किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर आपने सिलेबस को अच्छी प्रकार से समझ लिया है तो आपके जो प्रयास है उसका एक कदम आगे आप बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स इसमें शामिल किए गए हैं और उन टॉपिक्स की हमें किस प्रकार से तैयारी करनी होती है। जब सिलेबस समझ में आ जाता है तो फिर उसके आगे का कदम है कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हमारे प्रयासों को आगे की दिशा में क्रियान्वित करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है सिलेबस। चूँकि जितनी भी जो एग्ज़ाम्स होती है या मान लीजिए कहीं भी किसी भी राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन ने या किसी भी बोर्ड ने कंपटीशन एग्ज़ाम करवाई है और विशेष रूप से हमारे पॉलिटिकल साइंस में या नागरिक शास्त्र में करीब करीब जो बिंदु होते हैं थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ में लगभग सेम होते हैं। तो अक्सर हम करते क्या है, हम सिलेबस का इंतज़ार करते हैं कि जब सिलेबस आएगा उसके बाद में तैयारी शुरू करेंगे। खैर ठीक है, सिलेबस से हमें पता चल जाता है, एक हमारा मानसिक जो दृष्टिकोण है वो केंद्रित हो जाता है कि हमें कहाँ या कौन से बिंदुओं पर पढ़ाई करनी है। यद्यपि जो हमारा लंबे समय का जो तैयारी का जो समय होता है या हमने लंबे समय से जो तैयारी की है वो तैयारी बड़ा मायने रखती है। परीक्षा के दिनों में सिलेबस के आते ही फिर हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, बात करते हैं ये जो सिलेबस आपके यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन प्रयागराज के द्वारा जारी किया गया है।
तो इस सिलेबस में आपके राजनीति शास्त्र से संबंधित कौन कौन से बिंदु है और उन बिंदुओं का किस प्रकार से अध्ययन करना है, इस पे हम एक संक्षिप्त या सरसरी दृष्टि से बात करते हैं। तो देखिए, आपकी जो यूनिट फर्स्ट है जिसका शीर्षक दे रखा है पॉलिटिकल थ्योरी, तो इस पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत, इसमें हमें ये कुछ बिंदु दे रखे हैं, टॉपिक्स दे रखे हैं, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, नेशनलिज्म, बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, कॉस्मोपोलिटेनिज्म, न्यू लिबरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और फेमिनिज्म। तो इनमें से कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनके बारे में हम अक्सर लंबे समय से, या हम जब यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे थे तो हमारे ग्रेजुएशन के कोर्स में या पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे आपके ये इसके अंदर जैसे मल्टीकल्चरलिज्म है, न्यू लिबरलिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, फेमिनिज्म है। ये चूँकि कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं और इनको अभी प्रत्येक यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में शामिल नहीं किया, या यूजी लेवल पे, पीजी लेवल पे हो सकता है हमारे सिलेबस में ये कभी हिस्सा ना रहा हो। तो कहने का मतलब देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत। अब राजनीतिक सिद्धांतों में इन टॉपिक्स पे बात करने से पहले हमें पहले पॉलिटिकल थ्योरी को समझना होगा कि थ्योरी क्या होती है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है और ये थ्योरी किस समय से, जब हम बात करते हैं यूनानी राजनीतिक चिंतन की, तो यूनानी राजनीतिक चिंतन से लेकर के मध्यकाल से होते हुए, आधुनिक काल से होते हुए अब वर्तमान समय में यानी समसामयिक समय में इसमें क्या क्या बदलाव हमको मुख्य रूप से देखने को मिले हैं। तो वो सारे बदलाव हमको, तो इसके लिए हमें समझना होगा पहले जो विभिन्न कालक्रम हैं उन कालक्रमों को समझना होगा कि मध्यकाल में पॉलिटिकल थ्योरी उसका स्वरूप कैसा था, ग्रीक जो पॉलिटिकल थ्योरी थी उसका स्वरूप कैसा था, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है उसका स्वरूप कैसा था। और एक समय ऐसा आ गया था जिसमें जो पॉलिटिकल थ्योरी थी यानी राजनीतिक सिद्धांत थे, उन राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की बात कही गई थी। और फिर एक समय ऐसा आ गया तो राजनीतिक सिद्धांतों के उत्थान की बात कही जाने लगी। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन से जुड़े हुए मुद्दे कौन से हैं, इसके उत्थान से जुड़े हुए मुद्दे कौन से हैं, कौन कौन से विद्वान हैं और किस विद्वान ने क्या क्या बातें कही है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें समझनी होगी। नेक्स्ट बात है आपके डेमोक्रेसी, इसमें आपका लोकतंत्र, और लोकतंत्र में हमें एक व्यापक दृष्टिकोण से इसको पढ़ना होगा। वर्तमान समय में लोकतंत्र की बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारे दृष्टिकोण उभर करके सामने आए, तो उन सब दृष्टिकोणों को समझना होगा। लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, समानता, जस्टिस, न्याय, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, इसके बाद में आपके व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, बहुसंस्कृतिवाद एक नया टॉपिक है ना। और ये जो बहुसंस्कृतिवाद है मुख्यतः 1970 के बाद में विशेष रूप से ये आगे बढ़ा है। इसके बाद में बंधुत्ववाद, नियो लिबरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस पे आजकल प्रश्न आ रहे हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? मॉडर्निज्म के यानी आधुनिकता के बाद का समय है नव आधुनिकता जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ उत्तर आधुनिकता जिसको हम कहते हैं। तो उत्तर आधुनिकता या नव आधुनिकता क्या होती है? चूँकि नव आधुनिकता आधुनिकता का विरोध करती है। कौन कौन से इसके अंदर मुख्य जो मेजर बातें हैं वो क्या है? मतलब ये जो नव आधुनिकता है वो ये कहती है कि किसी भी बात को आप स्वीकार मत करो, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाओ, उस पर देखो कि ये जो कहा गया है। जैसे मान लीजिए कार्ल मार्क्स ने जो बात कही थी कि जो आर्थिक संबंध हैं वो राजनीतिक संबंधों को तय करते हैं। तो और उसने कहा कि ये मैंने जो सिद्धांत दिया ये मेरा सिद्धांत पूर्ण है और आने वाले समय में भविष्य में साम्यवादी समाजों की स्थापना होगी या साम्यवादी राज्यों की स्थापना होगी। और उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसने प्रदान किया, अपना एक सिद्धांत दे दिया और कहता है कि मेरा सिद्धांत सही है। जबकि ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म वाले विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि ये सही नहीं है, इस पर आप प्रश्न चिन्ह लगाओ। मतलब कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, कोई भी ज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं होता है और उस ज्ञान को विभिन्न तरीके से समझा जा सकता है, सत्य को विभिन्न तरीक़ों से जाना जा सकता है। तो वो सारी बातें, फेमिनिज्म नारीवाद है, महिला सशक्तिकरण की बात करता है, महिलाओं के पुरुषों के समान दर्जा देने की बात करता है, कौन कौन सी इसकी धाराएं हैं, कौन कौन से विद्वान इससे जुड़े हुए हैं, वो सारी बातें इसमें देखनी होगी। इसके बाद में है आपके
पॉलिटिकल थिंकर्स, जिसमें आपको दोनों पढ़ने होंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। अब आप देखिए इसमें एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें आपको पढ़ना होगा मनु, कौटिल्य और महाभारत का शांति पर्व है। चूँकि मनु, कौटिल्य और महाभारत के शांति पर्व है, इन तीनों में राज्य के स्वरूप के बारे में जो बताया गया है लगभग मिलता जुलता आपको मिलेगा है। जो डिफरेंस है उन डिफरेंस को आपको समझना होगा। इसके बाद में इंडियन रेनेसेंस यानी भारत में जो पुनर्जागरण है उसमें आपको मूलतः पढ़ना होगा राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, है ना, और उन्होंने किस तरह से समाज सुधार के कदम किए। ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, जिसमें आपके प्लेटो और अरस्तु। इसके बाद में आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसमें आपके मैकियावली आ गया, जिसको आधुनिक युग का जनक कहा जाता है, हॉब्स, लॉक और रूसो। तीनों जो समझौतावादी विचारक हैं, इन समझौतावादी विचारकों ने किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति का अपना सिद्धांत दिया है। इसके बाद में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का ही आपको पढ़ना होगा बेंथम, और बेंथम के उपयोगितावाद है, उसके प्रजातंत्र के बारे में क्या विचार है, J.S. मिल, हीगल, मार्क्स, ग्रीन और माउ, ये सारे विद्वान आपको पढ़ने हैं। फिर आपके वर्तमान समय में जो पॉलिटिकल थॉट हैं या थिंकर्स हैं, उनमें आपके ग्रामसी है, ऑल्थुजर है, हन्ना ओरेंट है, और इधर आपके जॉन रॉल्स और नॉजिक। और इंडियन जो पॉलिटिकल थिंकर है वर्तमान समय में या मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है, उसमें बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, गांधी और अम्बेडकर, इनके विचारों को समझना होगा, इनकी पुस्तकों के बारे में जानना होगा, इन्होंने जो विचार दिए हैं वो क्यों दिए हैं, वो सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद में आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें आपको देखना होगा कि जो तुलनात्मक राजनीति होती है वो क्या होती है, उसका क्षेत्र क्या है और उसका स्कोप का मतलब होता है, क्षेत्र का मतलब होता है कि हम किन किन बातों के बारे में या किन किन चीज़ों के बारे में उस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। और इसके बाद में आपका ये देखिए स्कोप, ये क्षेत्र हो गया, और नेचर का मतलब तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति कैसी है, यानी वैज्ञानिकता के आधार पर उसको समझा जाता है या दार्शनिकता के आधार पर उसको समझा जाता है। कौन कौन से इसके उपागम है। अप्रोचेज ऑफ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें आपको ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ने होंगे, परंपरागत उपागम, ये आमंड और पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, सिस्टम थ्योरी, ये डेविड ईस्टन की पढ़नी होगी, ये नव संस्थावाद, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे आपको। देखिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे जिसमें गवर्नमेंट के जो विभिन्न रूप है, जैसे यूनिटरी है, फेडरल है, एकात्मक, संघात्मक, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में क्या संबंध है। जैसे प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण से कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हो रही है, लोक कल्याणकारी राज्यों का उदय हो रहा है। इसके अलावा मॉडल ऑफ स्टेट, जिसमें कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट हैं यानी पूंजीवादी, समाजवादी हैं, विकासवादी और लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, यानी राज्य का जो बदलता हुआ स्वरूप है वो सारे इसके अंदर पढ़ने होंगे। नेक्स्ट आपका पार्टी सिस्टम यानी राजनीतिक दल, प्रेशर ग्रुप। इसके अलावा निर्वाचन की विभिन्न प्रणालियाँ, कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ, वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये पढ़ना होगा। रिवॉल्यूशन, क्रांति पढ़नी होगी। थ्योरी एंड टाइप्स, डिपेंडेंसी, निर्भरता, और निर्भरता में आपको डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, विकास और अल्प विकास के जो सिद्धांत है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है, वो सारे यहाँ पर आपको समझने होंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी 4 नंबर की, वो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इसमें आपके आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपकी प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार हैं, ड्यूटी है, कर्तव्य है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो संविधान सभा है उसके बारे में, अमेंडमेंट्स है संविधान के, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, जिसमें आपके प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्री परिषद के बारे में, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है। नेक्स्ट आपके है स्टेट गवर्नमेंट, जिसके अंदर पूरा स्टेट का ढांचा आ गया है, जिसमें आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री,
हैं। इसके अलावा मंत्री परिषद और विधानसभा, विधान परिषद और आपका न्यायपालिका जिसमें आपका उच्च न्यायालय आ गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आ गए, जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन है, और जुडिशियल एक्टिविज्म इंक्लूडिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केसेज, मतलब न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका ये क्या होती है, जुडिशियल रिफॉर्म न्यायपालिका में क्या क्या सुधार किए जाने अपेक्षित हैं। इसके बाद में पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया जिसमें पंचायत राज, और पंचायत राज में ये सारे आपका जो स्थानीय स्वशासन है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कौन कौन से आयोग बने थे, फेडरलिज्म, संघवाद पढ़ना है आपको। इसके अलावा थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन इंडिया जिसमें डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट, कौन कौन से स्वायत्ता की जो मांग उठी है या अलग होने की जो मांग उठी है, कौन कौन से राज्यों में कब कब किस किस प्रकार से मांग उठी है, वो सारा। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंधों में वर्तमान में कौन कौन से ट्रेंड्स यानी बदलाव हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया, इलेक्शन, इलेक्ट्रल बिहेवियर, इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, मतलब भारत का जो निर्वाचन आयोग है और निर्वाचनों में क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, कौन कौन सी समितियां बनी है, वो सारे देखने हैं। पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, पहचान की राजनीति, एंड डेमोक्रेटिक अपसर्ग, कास्ट, जेंडर एंड एथनिसिटी, डिमांड एंड न्यू स्टेट्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये सारे जैसे जाति है, लिंग संबंधी मुद्दे हैं, नस्ल संबंधी मुद्दे हैं, ये सारे इसके अंदर हमें इंडियन गवर्नमेंट के संदर्भ में समझना होगा। नेक्स्ट आपके है थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा पार्ट यहाँ पर पढ़ना होगा क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर आप जो लोक प्रशासन है उस लोक प्रशासन का अर्थ देखना होगा, उसका नेचर देखना होगा, उसकी प्रकृति देखनी होगी और उसका स्कोप यानी उसके क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का किस प्रकार से विकास हुआ है एज ए डिसिप्लिन विथ ए स्पेशल फोकस ऑन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन और नव लोक प्रशासन दोनों को कंपेयर करते हुए एक अनुशासन के रूप में इसका जो डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट को समझना होगा। इसके बाद में जो क्लासिकल थ्योरी है जिसमें आपके हेनरी फेयोल की, लूथर गुलिक के, मैरी पार्कर फॉलेट की और टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी के सिद्धांत जिसमें आपके मैक्स वेबर का मुख्य रूप से, इकोलॉजिकल थ्योरी, रिंग्स का जो इकोलॉजिकल थ्योरी है, पारिस्थितिकी सिद्धांत है, उसको समझना होगा। इसी के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वर्तमान में जो प्रशासन का स्वरूप है वो एडमिनिस्ट्रेशन वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? प्रशासन में जिसकी हम बात करते हैं, जैसे सुधारों की बात करते हैं, प्रशासनिक सुधारों की बात करते हैं या सुशासन की हम बात करते हैं, तो वो सारे यहाँ पे प्लानिंग योजनाएं, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन प्लानिंग, लिबरलाइजेशन का प्लानिंग के ऊपर क्या प्रभाव है, नीति आयोग जो कि 2015 में स्थापित किया गया है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, ये कार्मिक प्रशासन से जुड़े हुए हैं। रोल ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी, क्या क्या काम करती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और जो स्टेट के जो पब्लिक कमीशन है उनका ढांचा किस प्रकार से होता है और उनके क्या क्या कार्य हैं, ये सारी यहाँ पर है। ब्यूरोक्रेसी, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सिविल सर्वेंट, मिनिस्टर रिलेशनशिप, मिनिस्टर्स के साथ में इनके क्या रिलेशन होते हैं। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या होती है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें बजट, ऑडिट, कंट्रोल ओवर फाइनेंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, किस प्रकार से बजट के ऊपर या वित्त के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, वो सारे यहाँ पर समझने होंगे। नेक्स्ट आपके इंटरनेशनल रिलेशन जिसमें थ्योरी का पार्ट आएगा और थ्योरी के साथ साथ में जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है जिसको हम व्यवहारिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं वो यहाँ पर देखना होगा। थ्योरीज के अंदर आपको रियलिज्म पढ़ना है, यथार्थवाद, न्यू रियलिज्म, यथार्थवाद जो मार्गेंथो का है और उसी का जो उसमें जो संशोधन हुए हैं न्यू रियलिज्म, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, आइडियलिज्म, है ना। और इसके बाद में एक नया आया है रचनावाद, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। आलोचना सिद्धांत, क्रिटिकल थ्योरी, नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट, एम्पायर है, नेशनल इंटरेस्ट है, पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन है, पीस कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस है, अप्रोचेज टू द पीस है ना। इसके अंदर पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड रिसोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, है ना। इसके बाद में आपके फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर,
कब कब हुए थे, कैसे हुए थे, क्या पृष्ठभूमि थी, क्या परिणाम निकले थे। कोल्ड वार, शीत युद्ध एक लंबे समय तक चला था, 1945 से 1991 तक बहुत सारी घटनाएं इस समय घटित हुई थी और उन घटनाओं पे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। लीग ऑफ नेशन प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इसे स्थापित किया गया था। यूनाइटेड नेशन सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में इसे स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। और ये कहाँ तक सफल हुआ है और इसमें किस प्रकार के सुधारों की वर्तमान में आवश्यकता है, यहाँ से लेकर के आपके प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। इसके बाद में इंटरनेशनल रिलेशन के जो वर्तमान में जो इश्यू है, समसामयिक जो मुद्दे हैं, वो उनमें ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है, क्लाइमेट चेंज वाले इश्यूज है, सिविल वॉर, ग्लोबल टेररिज्म एक इंटरनेशनल चैलेंज है। इसके अलावा पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें आपको ब्रेटन वुड्स से लेकर के WTO तक की जो विकास यात्रा है वो सारा इसमें, गैट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा जो आपके रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुख्य रूप से सार्क ये आपके हैं, आसियान है, नाफ्टा है और सार्क है, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग किस प्रकार का इनका ढांचा है और किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत की जो विदेश नीति है और कौन कौन से विदेश नीति के सिद्धांत है, किन प्रधानमंत्रियों ने कौन से सिद्धांत दिए हैं। और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिलेशन विथ नेबर ड्यूरिंग मौर्य एम्पायर, मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, मतलब इन साम्राज्यों को भी हमें एक सरसरी नज़र से देखना है। इसके अलावा इंडियन फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस, कि किस प्रधानमंत्री के समय विदेश नीति किस प्रकार की थी। नॉन अलाइनमेंट, गुटनिरपेक्षता, वॉर इन साउथ एशिया, इंडियाज रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज़, और जो भारत के पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों के साथ में विशेष रूप से इसमें दे रखा है पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और साउथ ईस्ट एशिया, इनके साथ में भारत के किस प्रकार के रिलेशन हैं उसको समझना है। इसके अलावा राइज ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना है, कितने इसके सदस्य हैं और वर्तमान में जैसे वो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है, तो वो सारे जो लेटेस्ट घटनाक्रम हैं, ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी है। इसके अलावा राइज ऑफ चाइना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया इन इंटरनेशनल रिलेशन, किस प्रकार से ये उभरती हुई शक्तियाँ, ब्रिक्स, रिक, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सिक्योरिटी कंसर्न एमिड्स चाइनीज एसरेशन, इसके बारे में पाकिस्तान सपोर्ट टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कि किस प्रकार से पाकिस्तान सीमा पारी आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहा है। तो और इसके बाद में पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, इसके अंदर जो वर्तमान समय में जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, कौन से बदलाव अपेक्षित है, गुड गवर्नेंस की अवधारणा है, गुड गवर्नेंस क्या होता है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के साथ में इसका क्या रिलेशन है, प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता और पारदर्शिता प्रशासन के लिए आवश्यक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार है, और इसके अलावा जो हमारी जो शिकायत की जो संस्थाएं हैं, कहाँ कहाँ हम शिकायत कर सकते हैं वो सारी संस्थाएं, ओम्बुड्समैन के बारे में, लोकपाल, लोकायुक्त, है ना, और गुड गवर्नेंस, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये सारा जो एक लंबा चौड़ा यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। चूँकि हम इस वीडियो में हम इतना लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकते, लेकिन एक हमारे सामने इस सिलेबस के माध्यम से यह पता चल गया है कि किन किन बिंदुओं के ऊपर हमको अध्ययन करना है। चूँकि बहुत लंबा चौड़ा ये सिलेबस है और इस लंबे चौड़े सिलेबस को कवर करना, और वो भी एक लिमिटेड समय में, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर रणनीति अपनानी होगी और कौन कौन से बिंदु में से कहाँ कहाँ से हमें कौन कौन सी चीज़ें निकाल करके उनको आत्मसात करना है, ये सारी चीज़ें आपको मार्गदर्शन के रूप में प्रदान की जाएगी। मैं विनोद गुप्ता आपको ये जो एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित की जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता रहूँगा जैनित के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से अध्ययन करें कि कम समय में आप अच्छा से अच्छा अपना प्रदर्शन करें, जिसे कहते हैं गागर में सागर बनना। या ये जो बिंदु दे रखे हैं, इन बिंदुओं में से उन चीज़ों को खींच के निकालना है जो आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और ये चीज़ें खींच के कब निकाली जा सकती है, जब आपके पास में एक प्रॉपर
गाइडेंस हो, प्रॉपर मार्गदर्शन हो और आपको पता हो कि हमें एग्ज़ाम में किस तरह से तैयारी करनी है। चूँकि मेरा अनुभव है 17-18 साल का और बहुत सी एग्ज़ाम्स मैंने स्वयं ने पास की हैं, तो जिसको आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कहते हो एम्पिरिकल स्टडी, और एम्पिरिकल स्टडी का मतलब होता है अपने अनुभवों के माध्यम से या अनुभविक जो अध्ययन होता है। तो मेरे पास में मेरे अनुभवों के आधार पर कि कौन सी ये एग्ज़ाम्स के अंदर कौन से प्रश्न किस प्रकार से बन करके आते हैं या किन किन बिंदुओं के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, या अनावश्यक जो सामग्री है उस अनावश्यक सामग्री को हमें किस प्रकार से हटा करके और एक सॉफ्ट वर्क करते हुए या अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए हमें किस प्रकार से उस सामग्री को आत्मसात करना है। तो मैं पुनः आप सब लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं और आपके साथ में संवाद कायम करना मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है। मैं शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से अपेक्षा करता हूं कि आप इस परीक्षा में सफल होए और जितना अधिकतम हम आपको प्रदान कर सकेंगे उतना हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि हम हमारा अधिकतम आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे। और आपसे भी आशा करते हैं कि आप भी पूर्ण लगन के साथ में, पूर्ण मेहनत के साथ में इस एग्ज़ाम्स में आप सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।